दोस्तों अभी आप ये जो वीडियो देखने जाने वाले हैं ये हमारे ऑनलाइन कोर्स जो कि हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए चल रहा है उसके बीच लेक्चर्स की एक रिकॉर्डिंग है। अगर आपको ये एक डेमो पसंद आता है तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके अपना एनरोलमेंट फुल बैच के लिए करवा सकते हैं, जहां पे आपको पूरे के पूरे कोर्स का वीडियो लेक्चर अवेलेबल होगा। आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे डिस्क्रिप्शन के जरूर कॉन्टैक्ट करें। आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे। आइए अब हम देखते हैं प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव स्थायी प्रभाव होता है जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, ठीक है। यह जो स्थायी प्रभाव है प्रेरणिक प्रभाव में, इसका आप परिभाषा लिख रहा हूं, देखिए क्या होता है प्रेरणिक प्रभाव। यह बंधी युग्म के इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में स्थायी ध्रुवीकरण होता है। इसका मतलब कुछ समझ नहीं आया होगा, ठीक है। चलो मैं समझाता हूं क्या होता है। देखो मान के चलिए आपके पास एक कार्बन की श्रृंखला दी हुई है और इस कार्बन की श्रृंखला में सामान्यतः कार्बनिक पदार्थों में अभी तक आप लोगों ने क्या देखा है बेटा, हाइड्रोजन देखा है। इसकी सारी की सारी संयोजकता किससे पूरी होती है, हाइड्रोजन से पूरी होती है, ठीक है। अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, फ्लोरीन। और फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कार्बन की तुलना में कहीं ज्यादा है, ठीक है। यहां तक कि हमारी आवर्त सारणी में हमने देखा था कि सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन होता है बेटा, फ्लोरीन होता है, ठीक है। ये फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करके अपने अष्टक को पूर्ण करने की कोशिश करेगा, जो कि विद्युत ऋणात्मकता की क्या होती है, परिभाषा होती है, ठीक है। ये फ्लोरीन चाहेगा कि बंधी युग्म में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ क्या हो जाए, ज्यादा आ जाए। और अगर उसकी तरफ ज्यादा आएंगे या इलेक्ट्रॉन का झुकाव बंधी युग्म के फ्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा तो इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। और इसके कारण जो कार्बन है, चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा बेटा, एक आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। और मैंने परिभाषा में यह लिखा है कि बंधी युग्म के इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में स्थायी ध्रुवीकरण होना ही क्या कहलाता है बेटा, प्रेरणिक प्रभाव। कहने का मतलब ये जो बंधी युग्म का इलेक्ट्रॉन है स्थायी रूप से, कहने का मतलब ये नहीं है कि अभी फ्लोरीन के तरफ और कल किसके तरफ, कार्बन की तरफ। जब तक फ्लोरीन लगाए तब तक किसके तरफ, फ्लोरीन की तरफ। इसलिए ये एक टाइप का स्थायी प्रभाव भी है, परमानेंट इफेक्ट भी है, जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये बंधी युग्म के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्थायी रूप से क्या करता है, खींच करके रखता है। और यही प्रभाव क्या कहलाता है बेटा, आपका प्रेरणिक प्रभाव। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। आइए इसके कुछ गुण देखते हैं। सबसे पहला गुण तो यही है कि यह हमेशा सिग्मा बंध पर कार्य करता है। कहने का मतलब अगर इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य क्या आ जाए बेटा, दो बंध आ जाए, ठीक है, तो एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। एक क्या होगा बेटा आपके एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा और दूसरा क्या होगा बेटा आपके पार्शियल ओवरलैपिंग से बनेगा, जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। होगा क्या, ये जो फ्लोरीन है जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर उत्पन्न जो आंशिक धनावेश है वो क्या चाहेगा बेटा कि मुझको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। और जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किसी को ढूंढेगा तो इसके आसपास ये कार्बन का बंध ही इसको दिखाई देगा। और ये क्या चाहेगा कि मेरा जो कमी है इलेक्ट्रॉन का वो क्या कर दे, ये कार्बन पूरा कर दे, जो कि ये कार्बन कर भी सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके अष्टक तो पूर्ण है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता अभी इस कार्बन की तुलना में क्या है, कम है, क्योंकि इसके ऊपर आंशिक धनावेश है,
ठीक है। तो ये क्या करेगा बेटा, इसके बंधी युग्म के इलेक्ट्रॉन को हल्का सा इसकी तरफ दे देगा कि ले भैया तेरे पास कम है तो थोड़ा देर तू रखे रहे, ठीक है। परंतु यह सिर्फ और सिर्फ अपने सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है बेटा, दे सकता है, ठीक है। पाई बंध के इलेक्ट्रॉन को क्या होता है बेटा, प्रेरणिक प्रभाव कभी भी प्रभावित नहीं करता है। कहने का मतलब पाई बंध के साथ प्रेरणिक प्रभाव का कोई लेना देना नहीं होता है। या हम लोग दूसरे पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि यह पाई बंध से मुक्त होता है, ठीक है। पाई बंध पे ये कभी कार्य नहीं करता है। समझ में आया? यस सर। चलो अगली बात देखते हैं बेटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये समझाया कि अगर इसके ऊपर आंशिक धनावेश आया है तो ये क्या करेगा, इस कार्बन का जो बंधी है इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो जब ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। ये क्या करेगा बेटा, अब यहां से कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। और ये प्रभाव क्या होगा बेटा, इस पूरे के पूरा जो सीरीज है, ये जो पूरी की पूरी कार्बन की श्रृंखला है, उसमें क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का एक प्रकार से आंशिक झुकाव फ्लोरीन की दिशा में क्या होगा आपको देखने को मिलेगा। और यही तो प्रेरणिक प्रभाव है। परंतु ये जो प्रेरणिक प्रभाव है, जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती है वैसे वैसे यह प्रभाव क्या होता है बेटा, कम होता जाता है। कहने का मतलब अगर आपके सामने एक पर्दा है और आपने उस पर्दे पे टॉर्च मारी, तो जब आपने टॉर्च मारी तो पर्दे पे बहुत तीव्रता से प्रकाश पड़ा, परंतु ऐसा भी नहीं है कि उस पर्दे को पार करके ये प्रकाश नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। पर्दे को पार करके क्या जा सकता है, प्रकाश जा सकता है। कहने का मतलब प्रभाव यहां से यहां पर है, परंतु वो प्रभाव यहां से यहां जा सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, पहले पर्दे पर जितनी तीव्रता से क्या हुआ बेटा, प्रकाश पड़ा, इस पर्दे के पीछे अगर एक दूसरा पर्दा है तो क्या उतनी तीव्रता से वो प्रकाश उसके ऊपर जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। वो प्रकाश क्या होगा बेटा, थोड़ी सी कम तीव्रता के साथ इसके बाद वाले पर्दे पे पड़ेगा, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पर्दे को प्रकाश पार कर ही नहीं पाएगा। वही प्रभाव यहां पर क्या होता है बेटा, दिखाई देता है, ठीक है। यह जो प्रेरणिक प्रभाव है यह बंध की दूरी पर निर्भर करता है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है बेटा, कम होता जाता है, ठीक है। तीसरी पॉइंट ये लिखना कि यह किस पर निर्भर करता है बेटा, दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है। और आप लोग बगल में ये लिख सकते हो कि दूरी क्या होती है बेटा, आपका जो प्रेरणिक प्रभाव है इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर क्या होगा बेटा, दूरी बढ़ेगा तो प्रेरणिक प्रभाव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ में आया? यस सर, ठीक है। चलिए अगला चौथा और पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। ये किस प्रकार का प्रभाव होता है बेटा, स्थायी प्रभाव होता है, ठीक है। स्थायी प्रभाव होता है। अब एक बात समझो, अगर ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे भी तो रहा है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का ध्रुवीकरण हमेशा क्या हो रहा है बेटा, किसी मॉलिक्यूल के परिप्रेक्ष्य में एक दिशा पर नहीं हो रहा है। ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है बेटा, अगर इस फ्लोरीन से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो इस कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन को ले भी रहा है, ठीक है। तो इसके आधार पर प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है। कितने? फिफ्थ पॉइंट, प्रकार। देखिए अगर ये कार्बन क्या कर रहा है बेटा, इस फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो ये कहीं से तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है, ठीक है। अगर इस फ्लोरीन के अंदर ये क्षमता है कि ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींच सकता है, तो इस कार्बन के पास भी ये क्षमता है कि ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ दे सकता है। तो ये जो ध्रुवीकरण है वो क्या हो रहा है बेटा, दो प्रकार से हो रहा है। या तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेने से हो रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से धकेल देने पर हो रहा है। अगर कोई समूह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ से प्रतिकर्षित करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से प्रतिकर्षित करता है या ढकेलता है, तो इस प्रभाव को हम बोलते हैं बेटा धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव,
क्या बोलते हैं हम लोग इसको? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, जैसा कि ये वाला कार्बन कर रहा है, ठीक है। और अगर क्या करेगा बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ खींचेगा, तो वो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा? ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करेगा। समझ में आया? यस सर। तो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने के लिए। और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहां पर होता है बेटा? जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? आकर्षित होता है, ठीक है। और ऐसे समूह जो क्या करते हैं बेटा, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उनको हम लोग ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव समूह बोलते हैं। और जो क्या करते हैं बेटा, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, उनको हम लोग धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव समूह बोलते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। आइए ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाने वाले कुछ समूहों के बारे में जानते हैं, ठीक है। ऋणात्मक प्रभाव को दिखाने वाले कुछ समूह। सबसे पहला तो ऐसे समूह जो किस में आते हैं बेटा? हैलोजन परिवार में आते हैं। किस में आते हैं? हैलोजन परिवार में। सर ने लिखवाया था क्या क्या होते हैं बेटा? फिर, कल, बाहर, आई, एंटी। वो तो एंटीनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, तो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। इनको अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन। इसीलिए आवर्त सारणी में इनके समूह की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या होती है बेटा? बहुत अधिक होती है, ठीक है। और इन चारों में से भी सबसे ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ खींचता है बेटा? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद कौन सबसे ज्यादा तेजी से खींचता है? क्लोरीन। फिर उसके बाद में कौन खींचता है? ब्रोमीन। फिर कौन खींचता अपनी तरफ? आयोडीन। क्या यहां तक बात क्लियर है? यस सर। अगर ये ज्यादा जोर से खींच रहा है तो इसका ऋणात्मक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव क्या होगा बेटा? बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और क्लोरीन उससे कम, फिर ब्रोमीन उससे कम, फिर आयोडीन उससे कम। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की तीव्रता के आधार पर हम क्या कर सकते हैं बेटा? ये कह सकते हैं कि इसका ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव बहुत अधिक है और इसका ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव इस समूह में क्या है बेटा? सबसे कम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है बेटा? विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। समझ में आया? अब देखो इसके जस्ट पहले, आओ सचिन सीखें टेनिस पोलो, पोलिनियम रेडियो एक्टिव, ठीक है। आपको यहाँ पे मतलब सिर्फ ऑक्सीजन से होना चाहिए और किससे होना चाहिए बेटा? सल्फर से, ठीक है। OH और SH। अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या? ऑक्सीजन की तुलना में कम, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट OH का ज्यादा होगा, उसके बाद किसका होगा बेटा? SH का होगा, ठीक है। अब सोचो अगर यहां पर क्या लग गया? CH3 लग गया, और यहां पर भी क्या लग गया बेटा? CH3 लग गया। CH3 लगने से इसका जो ऋण आई का प्रभाव है वो थोड़ा सा कम तो होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन की जो पूर्ति है वो इस कार्बन की श्रृंखला से हो जाएगी। परंतु जब हम तुलनात्मक दृष्टि पे आते हैं तो हमको तुलना करना है कि इस समूह का माइनस आई ज्यादा है कि इस समूह का माइनस आई ज्यादा है, ठीक है। तो हमारा जवाब ये होगा कि सर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो उसी का ही प्रेरणिक प्रभाव क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर, ठीक है। इसके बाद फिर अगला समूह कौन सा है बेटा? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, हाँ बीमार बोलो भिखारी बोलो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस, अगर आपको तुलना करने के लिए दिया जाए NH2 और PS2, इन दोनों में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है? अधिक है। तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा? इसका है, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है बेटा? कम होती है, ठीक है। अब इसमें तुलना करके देखो,
आइए देखते हैं, इसमें जब आप तुलना करोगे तो फ्लोरीन जो है इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, 3 ब्रोमीन है और 3 आयोडीन है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तेज से कौन खींचेगा बेटा, फ्लोरीन ही खींचेगा। तो विद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है मुख्य कार्बन के साथ, परंतु इसके साथ कितने ऑक्सीजन है, 2। इसके साथ कितने ऑक्सीजन है, 1। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ठीक है, तो प्रेरणिक प्रभाव किसका ज्यादा होगा बेटा, जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन है। ठीक है, वैसे ही यहां पर ऑक्सीजन लगा हुआ है और दूसरा समूह क्या है, हाइड्रोजन है। यहां पर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है और दूसरा समूह क्या है बेटा, क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा हाइड्रोजन की तुलना में। तो इसका जो प्रेरणिक प्रभाव है वो क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा अधिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, यस सर, नोट करो। आइए अब हम लोग कुछ और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तैयारी जब करो तो कठिन सवालों की करो। ठीक है, लड्डू देने के लिए तो एग्जामिनर भी बैठा है। और जितने ज्यादा सवालों की आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए क्या होता है बेटा, अच्छा होता है। ठीक है, इससे हमारा जो कॉम्पिटिटिव नॉलेज है, कहने का मतलब जो हमारा चीज़ों को कंपेयर करके क्या करने का, पढ़ने का जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होता है और इससे क्वालिटी ऑफ जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है। ठीक है, चलो एक है बेटा आपका SO3H और दूसरा है आपका SO2H। चलिए इसकी तुलना करके बताइए। आइए वीडियो को पॉज करना और उसके बाद क्या करना, खुद से बनाने की कोशिश करना और खुद से अगर नहीं बनेगा तो फिर उसके बाद वीडियो को फिर चालू करना। आइए स्टार्ट करते हैं। इस अणु की कुछ क्या है बेटा, खासियत है। ठीक है, इस अणु में क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश है। ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर यदि धनावेश है और क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है बेटा, आर आर आर, 3 आर लगे हुए और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है। तो एक नज़र में देख के क्या सब लगता है कि इसकी जो धनात्मक आवेश है इसको ये 3 जो आपके एल्किल ग्रुप हैं वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो प्रेरणिक प्रभाव इसका ऋणात्मक ज़्यादा होना चाहिए इसकी तुलना में। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेरिक इनहेंड्रेंस लगता है, एक छोटा सा एक्सेप्शन है जिसमें क्या होता है बेटा, ये आर और ये आर, ये ना बेटा बहुत अधिक बलकिल समूह है, बहुत बड़े ग्रुप हैं। ठीक है, और ये इतने अधिक प्रतिस्थापी बड़े समूह ग्रुप हैं कि इनके होने के कारण क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, देखो एक्चुअल में क्या होता है, एटम जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपस में एक सर्कल में घूमते रहते हैं, वो एक सर्कल लगाते रहते हैं। ठीक है, और इसके बाहर में भी इलेक्ट्रॉन्स का एक समूह है, इसके बाहर में भी एक इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, समूह है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है बेटा, हमेशा प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, और जब क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण होगा तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो अब मान के चलो ये यहां पर पहुंच गया और ये कहां रह गया, यहीं पर रह गया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, परंतु दूर होने के कारण एक छोटा सा काम ये हुआ
कि इसके बीच की ये जो बंध की लंबाई है वो यहां पर क्या हो गई बेटा, बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अगर बंध की लंबाई अधिक हो गई तो क्या यहां पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने के लिए क्या लगाएगा बेटा, ज्यादा अधिक समय लगाएगा। ठीक है, तो इसकी उपलब्धता कम होने के कारण ये जो नाइट्रोजन है वो क्या चाहेगा कि मैं यहीं से इलेक्ट्रॉन को ले लेता हूं। ठीक है, क्योंकि इधर से तो ले नहीं पा, लेकिन ये छोटे छोटे समूह हैं तो भले H का जो प्लस आई प्रभाव है वो R की तुलना में बहुत कम है, परंतु H इस बंध का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाइट्रोजन तक ज्यादा आसानी से पहुंच सकता है तुलना में इस बंध के। ठीक है, तो जो माइनस आई प्रभाव है वो इस समूह का क्या हो जाता है बेटा, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा केस याद रखना बेटा, अगर क्या होता है बेटा एस कैरेक्टर, ठीक है, एस कैरेक्टर क्या होता है बेटा, बढ़ता है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होती है बेटा, बढ़ती है। ठीक है, यहां पर कार्बन का संकरण क्या है sp, और यहां पर कार्बन का संकरण क्या है sp2। यहां पर s कैरेक्टर कितना है 50% और यहां पर कितना है बेटा 33%। ठीक है, तो अगर क्या है s कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, ज्यादा जोर से अपनी तरफ खींचेगा। यहां देखो एक ऑक्सीजन लगा हुआ है और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं, 2, तो जब ये बंधी युग्म के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सिंपल है, इसका सबसे ज्यादा होगा और इसका क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि वहां पे एक ही क्लोरीन है, वहां पे 2 क्लोरीन था। ठीक है, इसमें बहुत आसान, इसका ऋणात्मक प्रभाव ज्यादा होगा। इसमें वही एस कैरेक्टर वाला रूल लगाओ, यहाँ पे कार्बन का संकरण क्या है बेटा, sp3 है, और यहाँ पे कार्बन का संकरण क्या है, sp है। ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, एक समूह का इनका जो सीरीज है उस सीरीज को भी हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ रटना है, प्रेरणिक प्रभाव में अगर आपको कुछ रटना है, तो अब मैं जो आपको समूह का नाम लिखने जा रहा हूं, जो एक सीरीज लिखने जा रहा हूं, इसकी जिसकी याद करने की एक आसान सी ट्रिक भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब रटना है तो उसी को रटना है, बाकी यहां पर क्या करना है आपको समझना है। ठीक है, ये नहीं कि इसका आंसर है उसका आंसर रटना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलो आओ हम लोग देखते हैं।